हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये तमाम टॉपिक्स यूनिट्स कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आज के इस यूनिट के कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, बट इससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि ये जो नोट्स जो हम कर रहे हैं ये तो तुम्हें फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड कर लेना अपडेट्स के लिए। ठीक है, बट द थिंग इज कि यार वो नोट्स इतने सारे हो जाएंगे, तुम ढूंढते रहोगे कि पार्ट 1 कहाँ गया, पार्ट 2 कहाँ गया, है ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे PYQ, प्रीवियस ईयर में क्या आया था, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, लास्ट डे कुछ नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ के जाएंगे, हर टॉपिक को याद करने की क्या मेमोरी ट्रिक्स हो सकती है। ये सारी चीजें अगर तुम्हें एक जगह पे चाहिए सब कुछ, तो तुम हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हो। ये सारी चीजें तुमको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी वीडियो के साथ और स्टार्ट करेंगे आज हमारे डायरेक्टिंग के टॉपिक को लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग की मीनिंग, नेचर। जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी 12th में से पढ़ के आए हैं, है ना। मोटिवेशन, मैस्लो, हर्शबर्ग, मैकग्रॉगर, हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू हो मैस्लो के अलावा। लीडरशिप स्टाइल पढ़ी है आपने शायद, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, इन सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आता है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्टिंग क्या होती है। तुमने कभी टीवी के डायरेक्टर को देखा है? हाँ देखा है। वो क्या करता है, वो बताता है कि पिक्चर में कैसे एक्शन करना है, कैसे कट करना है, पूरा सबको डायरेक्शन दे देता है, जिससे सब लोग सही से चीजें करते हैं और अच्छी फिल्म बन जाती है। तो उसी तरीके से बेटा ना मैनेजमेंट में भी डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्टर होता है आपका मैनेजर। वो क्या करता है, जो लोग हैं जिनसे उसको काम करवाना है उनको डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन मतलब उन्हें गाइड करना, उनके काम को सुपरवाइज करना, समय समय पे मोटिवेशन देना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये होता है आपका डायरेक्शन। और ये जो फंक्शन है इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग फंक्शन। तो डायरेक्टिंग क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है ना। तो एक मैनेजरियल फंक्शन है, एक मिनट, जिसमें हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब लोगों से बातचीत करता है एम्प्लॉय से, ये इंश्योर करने के लिए कि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है, जैसे एग्जांपल सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स टीम को मोटिवेट करता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, उन्हें सुपरवाइज करता है ताकि कंपनी का सेल्स ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। तो ये जो दे रहा है क्या, गाइडेंस, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन कर रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। क्लियर, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज नेचर ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का नेचर क्या है, बहुत ही जल्दी से इसको कवर कर लेंगे, बहुत ही इजी चीज है। देखो डायरेक्टिंग के नेचर की बात की जाए तो डायरेक्टिंग के नेचर में क्या क्या चीजें आएंगी। पहला है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब क्या होता है कि हर लेवल पे, हर जगह। ठीक है, डायरेक्टिंग देखो यार, मैनेजमेंट ही हर जगह परफॉर्म होता है ना। मैनेजमेंट तुमने पढ़ा था ना, हर जगह होता है। तो जब मैनेजमेंट हर जगह होता है तो मैनेजमेंट को करने के लिए जो प्रोसेस है, जो फंक्शंस है उसके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, वो भी तो हर जगह ही होंगे ना यार, कॉमन सेंस। तो ये भी क्या है, परवेसिव है। डायरेक्शन जो है वो हर लेवल पे है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सबको अपने नीचे वालों को क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज देयर। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। आपको हमेशा अपने एम्प्लॉय से बातचीत करनी होगी, उन्हें मोटिवेट करना होगा, उन्हें गाइड करना होगा, उन्हें सुपरवाइज करते रहना होगा। ऐसा नहीं एक बार तुमने देख लिया छोड़ दिया, नहीं यार, आपको हर टाइम करना पड़ेगा ताकि गोल्स अच्छे से अचीव हो पाए। ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शन है, बेसिकली ह्यूमन से डील करता है, लोगों से ही डील कर रहे हैं। ऑफकोर्स लोगों को ही हम गाइड कर रहे हैं, लोगों को ही हम सुपरवाइज कर रहे हैं, लोगों से ही हम बात कर रहे हैं, लोगों को ही हम मोटिवेट कर रहे हैं। सो इट इज ह्यूमन ओरिएंटेड फंक्शंस, नो डाउट। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट इज इनिशिएट्स एक्शन। देखो अब तक हमने जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े, प्लानिंग, उसमें हमने अभी एक्शन नहीं शुरू किया, हम बस प्लान कर रहे थे, थिंक कर रहे थे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में भी हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे थे कि ये इसकी पोजीशन होगी, ये इसका एम्प्लॉय होगा, ठीक है, ये इसके इस डिपार्टमेंट में होगा, ये इस डिपार्टमेंट में होगा, इसकी ये पावर होगी, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां से एक्शन
एक्शन शुरू होता है ना, लाइट कैमरा एक्शन। अभी यहाँ से एक्शन शुरू होगा, मतलब अब सब लोगों को बताया जाएगा कि आपको ये करना है, आप इस तरीके से कर रहे हैं, उनको देखा जाएगा, उनसे बातचीत करी जाएगी, और वो जो भी ड्यूटीज के लिए असाइन किए गए वो अब उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तभी हम उसको सुपरवाइज करेंगे, तभी हम उन्हें मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ से एक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, लोगों को वर्क असाइन हो चुका है, अब यहाँ से वो एक्शन करेंगे। नेक्स्ट इज डायनेमिक फंक्शन। जो डायरेक्टिंग है वो फ्लेक्सिबल है और डायनेमिक है, मतलब बदलता रहता है, चेंज होता रहता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार तुम एक ही जैसा मोटिवेशन दोगे, भाई सिचुएशन अलग हुई, तुम्हें अलग तरीके से मोटिवेट करना होगा। अब लोग पैसों से मोटिवेट नहीं हो रहे, उन्हें प्रमोशन चाहिए, तो आपको प्रमोशन देना होगा, है ना। अब लोगों को तुम पहले बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में लीड कर रहे थे, है ना, सबको पार्टिसिपेट करा रहे थे डिसीजन मेकिंग में, ऐसे कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे। बट अब क्या हो गया, अब एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, तुम्हें स्ट्रिक्टली खुद से ही डिसीजन लेना होगा, बेसिकली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करनी होगी। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कम्युनिकेशन का स्टाइल भी चेंज होता रहता है जैसे जैसे एम्प्लॉयज की नीड के हिसाब से, या जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं। इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी बदल गई, अब एम्प्लॉयज को समझाने के लिए हमें और बहुत ही अच्छे से कामली बात करनी पड़ेगी, हमें अपना कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज करना होगा। सो दिस इज डायरेक्टिंग की डायनेमिक भी होती है, डी से डायरेक्टिंग, डी से डायनेमिक। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स क्या है, और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और यहीं से ही आपकी शुरुआत हो जाएगी। मोटिवेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लीडरशिप को डिटेल में पढ़ेंगे, सुपरविजन को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या है, कुछ एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू ही मैनेजर क्या करता है, लोगों को गाइड करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है, ताकि गोल्स अचीव हो पाए। वो कंपोनेंट्स क्या है जिससे मिलकर हम डायरेक्शन देते हैं, वो है तुम्हारा सुपरविजन, लोगों को सुपरवाइज करना, उन्हें मोटिवेट करना, मोटिवेशन, लीडरशिप, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, और कम्युनिकेशन। इन चारों की मदद से ही आप क्या करते हो, लोगों को डायरेक्शन देते हो। तो ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका सुपरविजन क्या होता है, सिंपल में पढ़ रहे हैं अभी। सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग एंड गाइडिंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी जूनियर्स हैं, उनके काम को क्या करना, ओवरसी। ओवरसी मतलब देखना कि वो सही से कर रहे हैं काम। जैसे तुम देखते नहीं, सुपरवाइजर क्या करता है, काम को सुपरवाइज करता है, देखता है कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, सही से काम चल रहा है, नहीं चल रहा, है ना। क्यों, ताकि ये इंश्योर कर पाए कि जो भी एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वो प्लान के हिसाब से हो, मतलब जो प्लान बना उसी के हिसाब से लोग काम करें। इसी को हम क्या करते हैं, ओवरसी करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सुपरविजन। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग एंड इंकरेजिंग एम्प्लॉयज टू वर्क to perform their work willingly and efficiently in order to achieve organizational goal। सिंपल है, मोटिवेशन में तुम लोगों को क्या करते हो, उनके अंदर से एक अर्ज लाते हो। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, या तो एक इंटरनली मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मतलब तुम उनको रिवॉर्ड्स दो, अच्छी सैलरी दो, तो वो मोटिवेट होकर अच्छा काम करेंगे। या फिर एक और तरीका है कि तुम उनके अंदर खुद ही से वो इच्छा है कि उन्हें काम करना, उन्हें ग्रो करना है, तो ये भी हो सकता है। तो ये एक मोटिवेशन है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप लोगों के अंदर वो इंस्पिरेशन लाए, वो उन्हें इनकरेज करें कि वो अपनी इच्छा से काम करें, विलिंगली वर्क करें। ठीक है, वो कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जो उनके अंदर से इच्छा ला सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिससे आप पर्सन को इनिशिएट करते हो कि वो अंदर से वो इच्छा है उसके अंदर, और वो अच्छे से विलिंगली काम करे, से बोलते हैं मोटिवेशन। लीडरशिप क्या है, एक ऐसी एबिलिटी मैनेजर की जिससे वो इन्फ्लुएंस कर पाता है, गाइड कर पाता है, इंस्पायर कर पाता है लोगों को कि वो एनर्जेटिकली वे इंथुसियास्टिकली काम करे ताकि गोल को अचीव कर पाए। लीडर का काम ही क्या होता है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उसका इतना अच्छा ऑरा होना कि उससे ना लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं कि अच्छा मेरा लीडर कह रहा है तो मुझे ये काम करना है। तो ये जो होता है ना, ये होती है लीडरशिप, कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो सामने वाले पर्सन के बिहेवियर को कि वो पर्टिकुलर जैसा आप चाह रहे हो उस तरीके से क्या करे, काम करे। ठीक है, और उस तरीके से ही गोल को अचीव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। सिंपल है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हो, शेयर करते हो, है ना। मैनेजर एम्प्लॉयज के बीच में भी ऑफकोर्स बातचीत होगी तभी काम हो पाएगा। मैनेजर बताएगा एम्प्लॉयज को कि कैसे करना है, एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने मैनेजर से बातचीत करेंगे, तभी क्या होगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये तो सिंपल अभी हमने
डिटेल में नहीं देखा, अभी हमने ऊपर ऊपर देखा है। अब हमें जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मोटिवेशन से तुम्हारे में क्वेश्चन आएगा कि मोटिवेशन क्या है, उसका प्रोसेस से आ सकता है। इसके अलावा देखो यार, इंपॉर्टेंस तो तुम खुद भी बना लोगे, है ना, कि इससे क्या होगा जब इंसान मोटिवेट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम डिस्कस भी कर लेंगे। इसके अलावा थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्लो की हो चाहे मैकग्रेगर की हो चाहे तुम्हारे हर्ट्सबर्ग की हो, तो ये ज़रूर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन है क्या। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टिमुलेट करते हैं, इनकरेज करते हैं और इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने काम को विलिंगली परफॉर्म करें। विलिंगली वर्ड आना चाहिए कि वो अपनी इच्छा से, मतलब उसको इस तरीके से तो मोटिवेट कर दो, इंस्पायर कर दो कि इसके अंदर से आए कि हाँ मेरे को काम करना है, आई हैव टू डू दिस टास्क, आई हैव टू हेल्प माई ऑर्गेनाइजेशन अचीव द गोल। तो हम कहते हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, भाई उसके अंदर से काम करने की इच्छा है। तुम भी जब मोटिवेटेड होते हो ना, तुम्हारे अंदर से आता है कि हाँ मेरे को ये वीडियो देखनी है, मुझे समझना है, मुझे अच्छा करना है एग्जाम में। सो ये मोटिवेशन है। इसके लिए तुम्हें हम इंस्पायर कर दें, तुम्हें समझाएं कि जिससे देखो तुम्हारा अच्छा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तुम गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हो, आगे तुम्हारी एक रिकॉर्ड प्रूफ हो जाएगा, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ अंदर से आएगा कि मेरे को करना है। तो लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें इनकरेज करना, ठीक है, उनके अंदर वो इच्छा लाना, उनको स्टिमुलेट करना, जिससे वो अपने काम को विलिंगली और एफिशिएंटली, मतलब कि कॉस्ट सेविंग वे में, कम से कम कॉस्ट में अच्छा सा अच्छा आउटपुट दें, जिससे गोल अचीव हो पाए। अब आते हैं कि मोटिवेशन का प्रोसेस कैसा है, मोटिवेशन किस तरीके से। देखो मोटिवेशन स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू मोटिवेशन है वो देखते हैं। पहला है नीड रिकॉग्नाइजेशन। एक इंडिविजुअल को सबसे पहले कोई नीड या डिजायर होगी, मैं पेन ले लेती हूँ, नीड या डिजायर होगी, मतलब सबसे पहले तो यही होगा कि तुम्हारे को कोई नीड होगी। मोटिवेट होगे तुम कैसे, जब तक नीड नहीं होगी तब तक तुम्हें मोटिवेशन आएगा ही नहीं। तुम्हें अभी मोटिवेटेड क्यों पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार एक नीड आ रही है अंदर से कि यार मैं पढ़ लूंगा तो ही मैं अच्छा एग्जाम में कर पाऊंगा, तभी मैं लिख पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो वो एक नीड आई कि मेरे को इसलिए पढ़ना है। तो सबसे पहले तो नीड रिकॉग्नाइजेशन हो। एक इंडिविजुअल को एक नीड या डिजायर फील होती है, ठीक है, जैसे मनी का हो गया, प्रमोशन का हो गया, मुझे भूख लग रही है तो मेरे अंदर ये नीड आ रही है यार मेरे को खाना चाहिए, वो एक नीड मेरे को पहले फील हुई, पहला स्टेप। दूसरा, टेंशन होने लग जाएगी। अगर नीड सेटिस्फाइड नहीं है, ऑफ कोर्स मुझे भूख लग रही है, मैं टेंशन में आ जाऊंगी ना कि यार क्या करें, है ना। अनसेटिस्फाइड नीड से वजह से क्या होता है, टेंशन होने लगती है, अंदर से एक उथल पुथल होने लग जाती है कि यार कुछ करो, ढूंढो कुछ। ड्राइव एंड मोटिव, टेंशन क्रिएट इंटरनल ड्राइव दैट मोटिवेट द पर्सन टू टेक एक्शन। और जब टेंशन होती है ना, तब तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है जो तुम्हें पुश करता है कि यार कुछ एक्शन लो, कहीं से भी कुछ ढूंढो और लाके खाओ। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, उसके बाद जब वो टेंशन तुम्हारे अंदर एक इंटरनल ड्राइव लाता है, तुम्हें पुश करता है, उससे क्या होता है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जिससे वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करे। अब मैं जाऊंगी किचन में ढूंढना शुरू करूंगी, है ना, ताकि मैं कुछ ले पाऊं, खा पाऊं और मेरी नीड सेटिस्फाई हो पाए। फिर क्या है, इफ द गोल इज अचीव, मान लो मेरे को मिल गया खाना, मैंने खा लिया, तो नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी और टेंशन कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स टेंशन कम हो गई, अब मेरे को नीड पूरी हो गई। फिर क्या होगा, नई नीड आएगी, हो सकता है फिर प्यास लग जाए, फिर मैं अंदर से एक नीड आई कि प्यास लग रही है, टेंशन हो रही है यार प्यास लग रही है क्या करूं, फिर वो अंदर से पुश किया, है ना, कि यार ढूंढो पानी, है ना, ड्राइव मोटिव हुआ, ढूंढो पानी, मुझे मिल गया, मैंने अचीव कर लिया एंड देन मेरी नीड सेटिस्फाई हो गई। फिर वो टेंशन क्या हुई, रिड्यूस हो गई। सो दिस इज द स्टेप्स, आपको याद रखने हैं, नीड रिकॉग्नाइजेशन, टेंशन, ड्राइव मोटिव, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर एंड नीड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इतने सारे स्टेप्स जो है वो आपके मोटिवेशन प्रोसेस के। नेक्स्ट आती है थियरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कौन कौन सी थियरीज है जो पढ़नी है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है आपका मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर्ट्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है। देन है मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, बहुत सिंपल भी है और बहुत अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने ये नीड हायरार्की थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि हर पर्सन की ना जरूरतें होती है, नीड्स होती है, और ये नीड ना एक जैसे लैडर होता है ना, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, एक स्टेप के बाद ऐसे ही चलती है। पहली एक नीड होगी, जब वो फुलफिल हो जाएगी तब दूसरी आएगी, वो फुलफिल हो जाएगी तब तीसरी आएगी, वो फुलफिल हो जाएगी तो चौथी आएगी, और इस तरीके से इंसान अपनी नीडों को पूरा करते करते जीवन बिताता है। तो ये जो नीड है उनको इन्होंने एक हायरार्की में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया कि सबसे पहले लोअर लेवल नीड पूरी होनी चाहिए, देन हम
ऊपर वाली लीड्स की तरफ जा सकते हैं। और जो नीड पे हम हैं वही हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा काम करने के लिए और उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि हम ऊपर वाली नीड पे स्विच कर पाए। तो 5 लेवल ऑफ नीड्स हैं, 5 लेवल्स इन्होंने बताए। पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, ये नीड होती है बेसिक सर्वाइवल नीड, ठीक है, जैसे फ्रूट, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, स्लीप, ये हमें चाहिए। अभी मुझे यही चाहिए क्योंकि मेरे पास मान लो कुछ नहीं है, आई एम लाइक एकदम सड़क पे, तो मुझे क्या लगे यार एक घर हो जाए, है ना, रोटी मिल जाए, कपड़े में हो जाए, तो यही तो मैं चाहूंगी। तो ये है फिजियोलॉजिकल। जब मुझे ये सब मिल जाएगा तब मैं नेक्स्ट नीड पे जाऊंगी, दैट इज सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या, कि यार सिक्योरिटी हो, अब जो मिला है वो छिन ना जाए, है ना, जॉब मिली है, पैसा आ रहा है, खा पी रहे हैं, अभी वो छिन ना जाए, तो जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, छत की सिक्योरिटी होनी चाहिए, लाइफ की सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो फिर वो हमें चाहिए होगी। हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, जब वो हो जाएगा पूरा तो हमें क्या होगा, सोशल नीड की तरफ हम भागेंगे। अब हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, घर है, सब कुछ है, खाने पीने को है, सब सेफ भी है, अब हमें क्या चाहिए, हमें लोग चाहिए, है ना, सोशल नीड आती है कि हमें भी कोई दोस्त हो हमारा, हमसे भी कोई बात करे, है ना, और तुम्हारी जैसे नीड है कि कोई साथ हो, है ना, वो तुम्हारी नीड ऑफ लव तुम्हारी है वो, तो तुमको लगता है कि यार कोई तो होनी चाहिए जो बात करे, है ना, मेरा हमारा मन हल्का हो जाए थोड़ा, तो वो भी एक नीड होती है लोगों की। फिर वो उसमें आते हैं या टीम वर्क हो, दोस्ती हो, और तुम्हारा वाला केस, ठीक है, अच्छे रिश्ते हो। जब वो नीड पूरी हो जाती है फिर हम आते हैं स्टीम नीड पे। स्टीम नीड क्या होती है, जहाँ पे हमें इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अभी हो गया, अभी लोग भी है हमारे साथ, सब कुछ है, अब हम क्या चाहेंगे कि जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वो लोग हमारी इज्जत करें, हमें सलाम ठोक के हमें रिकॉग्नाइज करें कि अरे ये तो वही सर है, तो वो हमें चाहिए। स्टेटस चाहिए, प्रमोशन, अवार्ड, एप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब ये सब पूरी हो जाएंगे ना, तो उन्होंने बोला कि सबसे लास्ट नीड पे आता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इस नीड का मतलब है कि हमारा जो फुल पोटेंशियल है, मतलब जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे अंदर पोटेंशियल है, जिसके लिए हम बने हैं, वो हमें अचीव करना है अब, ठीक है। जैसे क्रिएटिविटी, कोई इनोवेशन करना जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं और हमारे पोटेंशियल का है, उससे हमारा पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज हो पाएगा, हम अपना पूरा माइंडसेट, अपने सारे थॉट्स लगा पाएंगे, तो वो हम अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल ग्रोथ, चैलेंजिंग वर्क, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हर्शबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पे। हर्शबर्ग ने मोटिवेशन की अलग थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि 2 फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज के एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। देखो, एक फैक्टर तुम पढ़ोगे वो मोटिवेट नहीं करता, वो सेटिस्फाइड करता है, बट दूसरा फैक्टर है जो मोटिवेट करता है बेसिकली। तो हर्शबर्ग ने 2 सेट ऑफ फैक्टर दिए जो एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी मोटिवेशन पे प्रभाव डालते हैं। एक है हाइजीन फैक्टर, एक है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को बेसिकली हम मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं। मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। जब सेटिस्फेक्शन मेंटेन होगा तभी तुम आगे जाके मोटिवेट भी हो पाओगे। तो हाइजीन फैक्टर क्या है? These factor do not motivate employees। याद रखना, ये मोटिवेट नहीं करते हैं, मोटिवेटर्स फैक्टर मोटिवेट करेंगे, हाइजीन फैक्टर मोटिवेट नहीं करते हैं। बट अगर ये प्रेजेंट ना हो, मतलब इनकी एब्सेंस हो, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाएगा, मतलब वो उसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ जाए, वो खुश नहीं रहेगा। जैसे कि सैलरी मोटिवेट ही करती, सैलरी तुम्हें मिल रही है, ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग मोटिवेटेड, बट अगर वो सैलरी ना मिले तो अनसेटिस्फाइड हो जाओगे, डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, कंपनी की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, डिससेटिस्फाइड हो जाओगे, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो अच्छी है तो कोई जरूरी नहीं तुम्हें मोटिवेट करे, बट हाँ अगर एब्सेंट होंगी, अच्छी नहीं होंगी, तो तुम डिससेटिस्फाइड जरूर हो जाओगे। जॉब सिक्योरिटी, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर अच्छे नहीं है तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। तो अगर एब्सेंट है तो डिससेटिस्फेक्शन होंगे, बट अगर प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है कि मोटिवेट करें, है ना, डू नॉट नेसेसरली मोटिवेट करें, है ना। हो सकता है तुम कहो यार ये तो मोटिवेट मुझे कर देगा, तो ठीक है कर सकता है, बट जरूरी नहीं है कि ज्यादातर आपको मोटिवेट करे। ये अमूमन माना जाता है कि नहीं करते हैं मोटिवेट, तो आपको यही समझना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स पे। ये फैक्टर्स जो होते हैं ना, एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज भी करते हैं और साथ ही साथ मोटिवेट करते हैं। जैसे अचीवमेंट, आपको रिकॉग्नाइजेशन, आप गोल अचीव कर लो, आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिले करियर ग्रो करने के लिए, तो आप क्या होगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, आप सेटिस्फाइड रहोगे। तो ये हो जाते हैं आपके मोटिवेशनल फैक्टर। प्रेजेंट है तो मोटिवेशन हाई होगा, तो दोनों याद रखना। नेक्स्ट इज मैकडॉगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। इन्होंने जो थ्योरी दी
वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को लेके दी। इनका जो एग्जाम्पशन रहा कि एम्प्लॉयज़ कुछ एक्स कैटेगरी के होते हैं, कुछ वाई कैटेगरी, वो एक्स नहीं जो तुम अभी सोच रहे हो, उसको भूल जाओ, अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी एक्स होती है, थ्योरी वाई होती है। डॉगल्स मैकग्रेगर ने बोला मैनेजर्स जनरली हैव टू डिफरेंट एजम्पशन अबाउट एम्प्लॉय। मैनेजर का जो एजम्पशन होता है ना अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, वो जनरली दो तरीके का होता है। एक होता है एक्स वाले टाइप का और एक होता है वाई वाले टाइप का। थियरी एक्स कहती है कि मैनेजर बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज़ क्या है, लेजी हैं, नेचुरली वो लेजी है। अगर उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उनको बोला नहीं जाएगा, उन्हें डांटा नहीं जाएगा, तो कोई काम नहीं करेंगे। तो थियरी एक्स यही बोलती है कि हम एज अ मैनेजर मान के चलते हैं कि एम्प्लॉयज़ क्या है, लेजी है, तो एम्प्लॉयज़ को काम पसंद नहीं है, हम मानेंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, तो जहाँ काम चोरी उन्हें करने को मिल जाए वो कर लेंगे। उनको इस तरीके के एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफकोर्स अच्छा खासा सुपरविजन चाहिए होगा। भाई एक बंदा खोपड़ी पे खड़ा रहे, देखते रहे कि लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कि काम चोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो लेजी हैं और बेसिकली वो मनी के लिए काम करते हैं। और स्ट्रिक्ट कंट्रोल और पनिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। तो इनके हिसाब से जो मोटिवेशन ऐसे लोगों को देना है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट के थ्रू ही देना पड़ेगा या रिवॉर्ड्स के थ्रू देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लेजी हैं। जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक ये कुछ करेंगे नहीं। तो ये थी थियरी एक्स। थियरी वाई में मैनेजर का एग्जाम्पशन बहुत ही अच्छा है एम्प्लॉयज़ को लेके। यहाँ पे मैनेजर बिलीव करता है कि एम्प्लॉयज़ अपना वर्क इंजॉय करते हैं। अब देखो याद करने का तरीका समझ लो, एक्स, तुम अपने एक्स को ऐसे भी नहीं पसंद करते हो, है ना, तभी वो एक्स है आज को डेट में। तो तुम उसके बारे में क्या सोचा, भाई बकवास था, बेकार था, जिटर था, ये था, वो था। तो तुम समझ जाना कि मैनेजर के लिए भी उसका जो एक्स थियरी में एम्प्लॉयज़ है वो बेकार ही हैं, मतलब वो लेजी हैं। तो उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे। थियरी वाई में क्या है, एम्प्लॉयज़ मैनेजर मान के चलता है भाई एम्प्लॉयज़ जो है वो खुद मोटिवेटेड है, इनको अपने काम में मज़ा आती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है, वो क्रिएटिव हैं, वो अच्छे अच्छे डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अगर हमें उन्हें मोटिवेट करना है तो हम डेमोक्रेटिक वे में उन्हें पार्टिसिपेट करके, उनको और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे के, ठीक है, उनको प्रमोशन और दे के, इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस देखो, थियरी एक्स थियरी वाई आता है डिफरेंस कभी कभी। एम्प्लॉयज़ का व्यू क्या है थियरी एक्स में कि लेजी है, थियरी वाई में रिस्पॉन्सिबल है। मोटिवेशन, एक्सटर्नल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, भाई मोटिवेशन देना तुम्हें, उनको या तो बाहरी रिवॉर्ड दो या पनिशमेंट दो तभी काम करेंगे। यहाँ पे वो खुद ही यार मोटिवेटेड है, कोई रिवॉर्ड पनिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग अवॉइड करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, इनके लिए क्लोज सुपरविजन चाहिए, बट ये सेल्फ मोटिवेटेड है तो अपने आप को खुद ही देख सकते हैं। लीडरशिप ऑथोरिटेरियन, मतलब सत्तावादी, जहाँ पे हम बताएंगे एज अ मैनेजर कि तुम्हें क्या करना है क्योंकि हम तुम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटिव यहाँ होती है कि हम सबको पार्टिसिपेट कराते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर गुड इनफ और उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम तुम्हारे नेक्स्ट एलिमेंट को लेके, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप मैंने तुम्हें बताया भी था कि लीडरशिप क्या होता है, जब मैनेजर अपने सामने वाले एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को, उनके बिहेवियर पे प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, बातचीत करके, उनको गाइड करके, ठीक है, उनको मोटिवेट करके, ताकि वो उसके हिसाब से काम करे और गोल्स को अचीव करे। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इन्फ्लुएंस, गाइड, मोटिवेट एंड इंस्पायर एम्प्लॉयज टू वर्क विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैं बता भी चुकी, समझ में आया होगा। अब आते हैं फीचर्स पे और समझते हैं। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, मतलब लीडरशिप में लीडर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ की जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उन पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स लीडरशिप का जो मेन एम है, जो ये भाई हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके बिहेवियर को, है ना, उसको गाइड कर रहे हैं, उसको तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम हो पाए, हमारे गोल्स पूरे हो पाए। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एक बार तुमने उसको लीडरशिप दे दी, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया, अच्छे से काम कराया, खत्म, भाई गोल दोबारा आएगा फिर से करना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूस है। इंटरपर्सनल रिलेशन, लीडरशिप क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। रिलेशन तो क्रिएट होगा लीडर्स के बीच में, फॉलोअर्स के बीच में। लीडर्स फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फॉलोअर्स लीडर्स की बात सुन रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। डायनेमिक इन लीडर, लीडरशिप स्टाइल चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड। ऑफ कोर्स मान लो कि पहले इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को, ठीक है, लोग मेरे हिसाब से काम करें, उनके लिए मैंने क्या किया,
ऑटोक्रेटिक मेथड यूज किया, ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज करी लीडरशिप की। मतलब मैंने बोला कि मैं लीडर हूं, मैं बताऊंगी कैसे करना है, जैसे मैं बोलूंगी वैसे करना है, किसी को कुछ नहीं एडवाइस देनी है, सब बस फॉलो करो। तो ये क्या है, ऑटोक्रेटिक। इस तरीके से मैं उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे काम करा रही हूँ। या मैं कर सकती हूँ डेमोक्रेटिक वे में, मतलब मैं सबको बोलूँ कि आ जाओ, सब लोग साथ बैठ के डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है, उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे, उस तरीके से। तो ये क्या हो गई, ये हो गई तुम्हारी डेमोक्रेटिक। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से लीडरशिप क्या करता है, प्रोवाइड करा सकता है, मतलब लीडरशिप दे सकता है। तो डायनेमिक इन नेचर, बस सिचुएशन बदल के, मान लो इमरजेंसी क्या है तो मैं डिस्कशन करने थोड़ी ना बैठूंगी, उस टाइम पे तो मैं डिसीजन लूंगी, तुमको सुनाऊंगी, ऑटोक्रेटिक फॉलो करूंगी। और जहां भी टाइम है इनफ है क्रिएटिव डिसीजन आने, वहां हम पार्टिसिपेटिव कर लेंगे। तो स्टाइल क्या हुई, बदली कि नहीं बदली, तो बदल गई। नेक्स्ट आते हैं कि लीडरशिप की स्टाइल्स कितने तरीके की होती हैं। देखो 3 तरीके की हम पढ़ेंगे, एक ऑटोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटिक और एक फ्री रेन या लेजर फेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक ऐसी स्टाइल है जहां पे लीडर सारे डिसीजन खुद लेता है और एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे बिना पार्टिसिपेशन। जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ऑटोक्रेटिक में कि मैं लीडर हूं, मैं डिसाइड करूंगी सब कुछ, तुम्हें बस फॉलो करना है, तुम्हें कुछ नहीं बताना है मुझे, ठीक है, कुछ ना बोलना है, चुपचाप बस फॉलो करना है जो मैंने कह दिया है, ठीक है, और ना मैं तुम्हें पार्टिसिपेट कराऊंगी कि तुम्हारी राय लूं। तो डिसीजन खुद लीडर लेगा, एम्प्लॉयज को कोई पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलता, या बहुत थोड़ा, मतलब ना के बराबर। सुपरविजन स्ट्रिक्ट है, मैं जैसे बोलूंगी वैसे तुम्हें करना है। एक कम्युनिकेशन का वन वे है, मतलब मैंने बोला तुमने किया, तुमसे मैं कुछ नहीं राय ले रही हूँ। फास्ट डिसीजन में क्यों, सब मुझे ही करना है तो मैं जल्दी से डिसीजन ले लूंगी ना, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांटेज क्या है, डिसीजन जल्दी होंगे, पहली एडवांटेज। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा एम्प्लॉयज के ऊपर मेरा, क्योंकि मैं उनको बोल रही हूँ वो मुझे फॉलो कर रहे हैं बस। क्लियर इंस्ट्रक्शन होंगे, जो मैंने बोला वो उन्होंने करा। स्टेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी की सिचुएशन है तो यार सबसे डिस्कस करने का टाइम भी नहीं है, अकेले ही सब कुछ ले लिया डिसीजन। डिसिप्लिन में रहेगा, मैंने बोला सबको फॉलो करना पड़ेगा तो सब डिसिप्लिन में रह के चीज़ों को करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा यार, उनसे मैं कुछ राय तो ले नहीं रही, उन पर सब कुछ थोप रही हूँ, तो वो एक तरीके से यार मोटिवेट नहीं होंगे काम करने के लिए, अंदर से उनकी इच्छा ही खत्म होगी। एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं दे रही हूँ कि वो अपने आइडियाज दे, थॉट्स दे, वो भी ग्रो करें, ये भी नहीं है। एम्प्लॉय डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरीके से लीडर से कि जो लीडर कहेगा वही करेंगे, हमें तो कुछ करना ही नहीं, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, कोई हो सकता है एम्प्लॉय बहुत क्रिएटिव हो, किसी चीज़ का मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ, बेकार बता रही हूँ, उसको कुछ अच्छा आता है जो वो बता सकता है, बट मैं उसको मौका तो दूंगी नहीं, तो उसकी क्रिएटिविटी तो कहीं इंकरेज करी नहीं जा रही है। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन जॉब से जाता है, बात सही है। मिलिट्री क्राइसिस सिचुएशन या कोई नए एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑफकोर्स खुद से दिमाग नहीं लगा सकते, ऑफकोर्स उन्हें क्या पता हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वहाँ पे हम ऑटोक्रेटिक ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, अपोजिट है इसकी। डेमोक्रेटिक एक ऐसी स्टाइल है जहाँ पे लीडर एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें डिसीजन लेने से पहले। मतलब मुझे डिसीजन लेना है बट मैं डिसीजन ऐसे नहीं ले लूँगी तुम्हें सुनाने के लिए, मैं तुमको भी इन्वॉल्व करूँगी, हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे एम्प्लॉयज़, एंड देन हम डिसीजन लेंगे फाइनल। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे, वहाँ नहीं होता था। 2 वे कम्युनिकेशन है, वहाँ 1 वे था, तुमने देखा। टीम वर्क होगा, सब मिलके काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। अथॉरिटी का डेलीगेशन होगा, मतलब मैं अपनी पावर क्या है कहीं ना कहीं डेलीगेट कर रही हूँ, तुम्हें भी मौका दे रही हूँ अपने लेवल पे डिसीजन देने का। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ऑफकोर्स जब हमारा ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट यहाँ पे बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ के मैनेजर के लिए, और हम भरोसा करें तभी हम उन्हें पार्टिसिपेट करा रहे हैं। इससे क्या होगा, हायर एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा, सही बात है, अच्छे डिसीजंस होंगे, सब मिलके लेंगे तो क्रिएटिविटी इनकरेज होगी, सब लोग अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस देंगे, एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा और अच्छे सा टीम वर्क हो। जो वहाँ डिसएडवांटेज है वो यहाँ एडवांटेज बढ़ गई है। डिसीजन मेकिंग में स्लो होगी, ऑफकोर्स वहाँ क्विक थी। टाइम कंज्यूमिंग डिस्कशन, सब लोग मिलके लेंगे तो समय जाएगा। इमरजेंसी के दौरान सही नहीं है, ऑफकोर्स इमरजेंसी में हमें जल्दी डिसीजन लेना है ना, सबको पार्टिसिपेट करा के समय लगा के डिसीजन लेंगे तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, सब लोग अलग अलग राय देंगे तो लड़ाई की भी संभावना है, और जब जल्दी से डिसीजन लेने वहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट इज लेजर फेयर लीडरशिप। लेजर फेयर लीडरशिप क्या होती है, कि ऐसी स्टाइल जहां पे लीडर एम्प्लॉयज को मैक्सिमम फ्रीडम देता है कि वो डिसीजन ले, अपने काम को परफॉर्म करे विथ मिनिमम सुपरविजन। ये डेमोक्रेटिक का भी बाप है, मतलब यहाँ पे क्या है, हमने एकदम ही फ्रीडम दे दी और एम्प्लॉयज से कहा कि तुम अपना काम खुद से करो, खुद डिसीजन लो, ठीक है, जहां हमारी जरूरत लगे बस हमें तब बताओ,
तुम्हें हम नहीं सुपरवाइज करेंगे ज़्यादा, तुम पे सब कुछ छोड़ दिया। ये होती है फ्री लेन, मैक्सिमम एम्प्लॉय फ्रीडम, मिनिमम सुपरविजन। लीडर बस रिसोर्स चाहिए, मनी चाहिए, तभी आता है, थोड़ा बहुत देख के चला जाता है। डेलीगेशन अथॉरिटी बहुत कर दी, ऑफकोर्स लीडर ने अपनी सारी पावर दे दी नीचे वालों को ही और कहा कि अपने लेवल पे ही काम करो, सब डिसाइड करो, अब तुम्हारे ऊपर है। एम्प्लॉय खुद से डिसीजन लेते हैं, लीडर सिर्फ एज अ गाइड एक्ट करता है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को इंकरेजमेंट मिलेगा, वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो क्रिएटिविटी भी आएगी, एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं अपने लेवल पे, लीडरशिप स्किल डेवलप होगी, वो भी एज अ लीडर बन के आएंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन उनका अच्छा होगा, वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, और सुटेबल फॉर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ये अच्छा है, क्योंकि यार वो ऑब्वियस है, अपने में सामर्थ्य हैं कि अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स इट विल वर्क वेल फॉर देम। डिसएडवांटेज क्या है, कंट्रोल नहीं है यार। देखो लीडर अपना हट गया पीछे और सब कुछ फ्रीडम दे दी एम्प्लॉयज़ पे कि तुम लोग अपने आप से करो और जहाँ डिसीजन लेना है लो, है ना। तो अब हम उन पे कंट्रोल तो कर नहीं रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी हो रहा होगा, मान लो कोई सही से काम चल भी नहीं रहा होगा तो हमें तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। या फिर कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है एम्प्लॉयज़ सब लोग अपने अपनी मर्जी से ही काम करें और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही ना करें। स्लो डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे इन लोग को डिसीजन लेना है, मान लो ये लोग आपस में डिस्कस करके डिसीजन ले रहे हैं और समय पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं, धीरे डिसीजन ले रहे हैं, ये भी दिक्कत हो सकती है। एम्प्लॉय कभी कभी अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ करता है, मान लो कि साइंटिस्ट हैं, उनको ही हमने छोड़ दिया रिसर्च करने के लिए, कोई अपने समय से 10 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो मिसयूज़ भी करने लगते हैं फ्रीडम का कि सब हम पे तो हम अपने आप से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। और अगर इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है जिसको काम आता ही नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है यार, उनको तो हमें ही बताना चाहिए। तो डिफरेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग ऑटोक्रेटिक में लीडर खुद लेता है, डेमोक्रेटिक में लीडर एम्प्लॉयज़ के साथ डिसीजन लेता है और लेजिस्लेचर में एम्प्लॉयज़ खुद से डिसीजन लेते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बात करें तो ऑटोक्रेटिक में बहुत कम है, डेमोक्रेटिक में ज़्यादा है और लेजिस्लेचर में बहुत ही ज़्यादा है। कम्युनिकेशन यहाँ 1 वे है, यहाँ 2 वे है, यहाँ फ्री कम्युनिकेशन, किसी को किससे जो भी बात करनी है आराम से करो। सुपरविजन यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि और लीडर खुद सब कुछ करता है, यहाँ पे मॉडरेट होगा, यहाँ पे सुपरविजन बहुत ही कम होगा। सुटेबल फॉर इमरजेंसी, टीम वर्क एंड स्किल्ड प्रोफेशनल, जहाँ लोग पढ़े लिखे वहाँ पे वो फ्री रेन अपने आप से काम कर सकते हैं और जिम्मेदारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेशन पे। नेक्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे लोग अपनी बातचीत को क्या करते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, है ना, 2 से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं ताकि गोल अचीव हो पाए। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, एक होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, वो पर्सन जो मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहता है, जो अपने आइडिया को शेयर करना चाहता है ना, वो पर्सन जो कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहता है। सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है। इनकोड मतलब अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, जिसको वो शेयर करना चाहता है, उनको वर्ड्स में, सिंबल में, जेस्चर्स में कन्वर्ट करना चाहता है। जैसे मेरा कोई आइडिया है, मैं तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ एज अ सेंडर, तो मैं क्या करूँगी, उसको कुछ वर्ड्स में फ्रेम करूँगी जिससे तुम वो समझ पाओ, है ना। तो मैं इनकोड करूँगी, क्या इनकोड करेंगे, मैसेज। मैसेज क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन, आइडिया जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तो सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है मैसेज को, फिर क्या करता है, एक चैनल मतलब मीडियम के थ्रू उस मैसेज को क्या करता है, भेजता है। अब मेरे आइडिया है, मैंने कन्वर्ट भी कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, उसको तुम्हें भेजूंगी या तो व्हाट्सएप के थ्रू, या तो कॉल के थ्रू, या तो सामने सामने बातचीत करके, वो मीडियम, वो चैनल यूज़ करूँगी। फिर वो चैनल के थ्रू किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। रिसीवर कौन है, तो वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है, जिसके लिए वो बना है। डिकोडिंग मतलब अब वो जो भी वर्ड्स एंड सिंबल है उनको समझेगा, इंटरप्रेट करेगा, डिकोड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और मुझे फीडबैक देगा कि उसको मैसेज से क्या समझ में आया। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप्स हैं, प्रोसेस, एलिमेंट्स, कुछ भी आए तुम यही लिख के आओगे। ठीक है, अब आते हैं एडवांटेज क्या है। कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, लोग बातचीत करेंगे तो आपस में कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। मान लो तुम्हारे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, अब सबको कोई भी अगर गोल अचीव करना है कि 20% सेल इंक्रीज करनी है, तो सबको आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन वाला बताएगा कि हम इतनी यूनिट बना रहे हैं, इस हिसाब से आपको सेल्स डिपार्टमेंट वाले बेचना है। सेल्स वाला कहेगा मार्केटिंग से इस तरीके का कैंपेन डिजाइन करो, मार्केटिंग वाला कहेगा फाइनेंस से कि हमें इतना फंड दो। तो ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करके। ठीक है, बिना बातचीत के कैसे आप बातचीत कर लोगे।
फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, मैनेजर रिसीव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन। मान लो मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है, अब डिसीजन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे आएगी, लोग बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे तभी होगी, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हेल्प कर रहा है। इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, जब लोग आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, और अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। हम आते हैं कुछ बैरियर्स पे। बैरियर्स मतलब क्या होता है, जो रुकावट डालते हैं हमारे कम्युनिकेशन पे, है ना, इनको देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन पे रुकावट डालती हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स। जैसे कोई, मान लो मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, कोई नॉइस आ जाए, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो क्या मेरी बात समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस है या बहुत दूर हो तुम, मैं तुमसे बातचीत कर रही हूँ, तुम तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मान लो माइक से आवाज़ नहीं जा रही है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, खराब हो गया कि नहीं हो गया, बैरियर आ गया, रुकावट आ गई, तो मेरी बात नहीं समझ पाए। सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज ओरिएंटेड, मैंने कोई वर्ड रॉन्ग बोल दिया, या तुमने मेरे कोई वर्ड बोला, तुमने गलत इंटरप्रेट ही कर लिया, उसको गलत ही समझ लिया। जैसे मैंने एक्स बोला, तुम अब गलत इंटरप्रेट कर ले गए, गंदे बच्चे। तो क्या हुआ, इसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ गया। साइकोलॉजिकल बैरियर, स्ट्रेस में हो, फियर है, डर रहे हो, तब भी तुम लोगों की बातचीत नहीं समझ पाते हो। जब तुमको फियर होता है, जैसे एग्जाम में, जब तुम्हें लगता है कि यार ये ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हें क्या होता है, एकदम से डर आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम हड़बड़ा जाते हो। टीचर से कोई बातचीत भी करनी होती है, तुम्हें नहीं समझ में आती क्या बोलूँ, या वो तुम्हें कुछ बोले, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। फियर, स्ट्रेस की वजह से भी क्या है, कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। ऑर्गेनाइजेशनल, अगर ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, रूल्स बहुत कठिन है, पता नहीं कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, कैसा स्ट्रक्चर है इनका, ठीक है, क्या रूल्स हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, नहीं समझ में आएंगे, तो भी कम्युनिकेट आप नहीं कर पाओगे सामने वाले से। पर्सनल बैरियर, अगर आप सही से सुन नहीं पाते हो, सही से अटेंशन नहीं दे पाते हो, आपके एटीट्यूड में थोड़ा फ़र्क है ना, तुम लोगों को ऐसे एटीट्यूड से देखते हो कि आई एम खलीफा, मुझे सब पता है, तुम लोग मत बताओ, तो फिर भी क्या होगा, तुमसे कोई भी बातचीत करेगा तुम समझोगे ही नहीं, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। नेक्स्ट इज, बैरियर को कम कैसे करेंगे। लैंग्वेज की वजह से आ रहा है, तो लैंग्वेज सिंपल यूज़ करो, क्लियर यूज़ करो, सामने वाला समझ पाए। फीडबैक दो, तुमने जो समझा उसको सामने वाले को बताओ, ताकि वो समझ पाए कि तुम्हें समझ में आया, नहीं आया तो वो तुम्हें फिर से समझाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल, जो चैनल यूज़ कर रहे हो वो अच्छा हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि लिख के सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी, तो वही यूज़ करो। तो सामने कौन है उसको देख के आप चैनल यूज़ करो। एक्टिव लिसनिंग हो, सही से पहले सुनो, है ना, तभी तुम अच्छे से बातचीत भी कर पाओगे। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब रूल्स कठिन है जिसकी वजह से लोग आपस में बातचीत करने में फंसते हैं, उसको ठीक करो। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसको कम करो, ताकि तुम आपस में अच्छे से बातचीत कर पाओ। नेक्स्ट इज सुपरविजन। सुपरविजन मैंने बताया भी था, एम्प्लॉयज़ के काम को वॉच करना, गाइड करना, जिससे वो काम को सही से करें। इंपॉर्टेंस क्या है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब हम किसी के काम को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, उसको सही करते हैं, तो एम्प्लॉय अपने काम को अच्छे से करता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसको पता है कि कोई देख रहा है। प्रोवाइड गाइडेंस, सुपरवाइजर वर्क रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करता है, उसे गाइड कर देता है वहीं पे। डिसिप्लिन आता है, जब आपको कोई मॉनिटर करेगा हर दिन तो आप सही से काम करोगे, डिसिप्लिन होकर काम करोगे। एफिशिएंसी बढ़ती है, जब उनको देखा जाएगा, कॉन्टिन्यूस उन पे को नज़र रखी जाएगी, तो वो गलतियां नहीं करेंगे, है ना। प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, सुपरवाइजर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। मान लो एम्प्लॉयज़ को है कि हमें मैनेजर को ये प्रॉब्लम है, बताइए आप कि वो एसी लगवा दें, तो सुपरवाइजर क्या करेगा, बताएगा वर्कर के बिहाफ पे मैनेजर से, तो बातचीत करेगा। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स की या डिपार्टमेंट की, उनको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जिससे सब लोग एक दूसरे के साथ काम करें और गोल्स को अचीव कर पाए। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो मार्केटिंग के साथ कोऑर्डिनेट करे कि हमें इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, ताकि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से वो बना पाएँ। जैसे प्रोडक्शन ने बोला मार्केटिंग से आप बताओ हमें कितनी डिमांड है, ताकि हम उस हिसाब से क्या कर पाएँ, प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, फिर फाइनेंस से क्या करेगा, मार्केटिंग वाला उसी हिसाब से फंडिंग मांगने को कहेगा, ताकि मैच चला पाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इंडिविजुअल जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, वो आपस में एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे गोल हमारा अचीव हो पाए। इंपॉर्टेंस क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा, सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे मिलजुल के। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड होगा, मतलब रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होगी। जब आपस में कोऑर्डिनेट करोगे ना तो सबको पता रहेगा कौन क्या काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम भी वही काम कर दो जो सामने वाला कर रहा है। वो तब हो सकता है जब तुम सामने वाले से बात ही ना करते हो या तुम्हारा उससे कोई लिंकेज ना हो। जब लिंक है, तुम्हें पता है मार्केटिंग वाला ऑलरेडी सर्वे करे तो तुम्हें क्यों करना है। तो रिसोर्स नहीं वेस्ट होगा फालतू का। टीम वर्क अच्छा होगा, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जब सब आपस में अच्छे से काम करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होता है, तो क्या होता है हमारे रिसोर्स अच्छे से यूज़ हो पाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि सब लोग आपस में जो भी बात है वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोई भी मनमुटाव है तो उसको क्लियर भी कर रहे हैं, तो डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं होंगे। तो ये था पूरा चैप्टर। डायरेक्टिंग को हमने यहाँ पे अच्छे से कवर किया है। आई होप समझ पाए होगे। और नोट्स के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा। अगर अभी नहीं वो मिल रहा है तो साइड मेंटेनेंस में है, बट जैसे ही वो आता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी तो तुम लोग इससे पढ़ो और अच्छे से कवर करो, और हम पूरे लास्ट तक अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।